हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। हम लोग आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं या बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं। वैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पीजीबीपी, पेज नंबर 51। चलते हैं भैया पेज नंबर 51 पे, और जितना ऑलरेडी करा चुका हूँ उसके आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास खास है क्योंकि इसमें हम सेक्शन नंबर 35 AD डिस्कस करेंगे। आपको समझाते हैं सेक्शन 35 AD क्या होता है। ये देखिए, सेक्शन नंबर 35 AD। हाँ जी, सेक्शन 35 AD मेरे साथ पढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। ये जो लाइन मैंने पढ़ी है ना, इस लाइन में हर वर्ड का मीनिंग है। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी कि हर बिजनेस के लिए नहीं, कुछ बिजनेस के लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली है और उस स्कीम का नाम दे दिया है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा कि उस खर्चे को आप पीएनएल में 100% डेबिट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप 100% डेबिट करेंगे, इसलिए आपका पहले साल में बहुत सारा लॉस आएगा, और लॉस आने का मतलब है कि आप उसे आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे जितना भी पीरियड अलाउ किया गया है, ताकि जो फ्यूचर में आपकी इनकम आए उस पर आपको टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि पहले से ही आपके पास बहुत सारा लॉस पड़ा होगा। ये स्पेसिफाइड बिजनेसेस कौन कौन से होते हैं ये हमने नीचे दे रखा है। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इन्हें ज़रा बाद में जानेंगे कि किन बिजनेसेस को जो है ये बेनिफिट दिया गया है। पहले ये स्कीम क्या है उसे जान लेते हैं। आइए, ये स्कीम कहती है कि आप 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं अगर ये आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए करते हैं। हालांकि आपका ये एक्सपेंडिचर 3 चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा: लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लैंड आप लोगों को पता है कि ज़मीन होती है, गुडविल आप लोगों को पता है कि नाम होता है, किसी ब्रांड की वैल्यू होती है, उसके नाम की वैल्यू होती है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लोगों को पता है कि जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सबको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इन 3 जगहों पर अगर आपने खर्चा करा है तो उसकी डिडक्शन या उसका एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 35 AD, पर उसके अलावा बाकी सबका डेबिट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा का है। उस केस में आपको अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से उसे डेबिट करना होगा, उसे पेमेंट करना होगा, नहीं तो आप उसे पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे। ये वही बात हो गई कि कैश एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किया है तो वो भी आप 100% पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमेशा ही जब आप करते हैं उसका खर्चा आप पीएनएल में बुक करेंगे ही। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बुक कर सकते हैं, ये इसमें ट्विस्ट है। अच्छा सर, अगर मान लेते हैं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले करा है, बिजनेस शुरू होने से पहले करा है, उस केस में जब आप बिजनेस को शुरू करेंगे ना, तो शुरू होने वाले साल में पुराने सारे सालों का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डेबिट कर सकते हैं। पहले साल में कितना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करेंगे, मैं सोच के मैं हिल रहा हूँ। इतना भारी पीएनएल में लॉस जा रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट तो आने से रहा, क्योंकि इनकम जो है पहले साल में नहीं आती है। ये जितने भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कैपेक्स लगाने की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट चाहती है कि आप बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएं, तभी आपको ये बेनिफिट दिया गया है। ये नहीं है कि मैं ई लर्निंग का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और गवर्नमेंट कह रही है इसको स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं, आप लगाइए, पैसे कमाइए और टैक्स मत दीजिए, या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो उसे पीएनएल में डायरेक्टली डेबिट कर लीजिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती है। ये स्पेसिफाइड बिजनेस सच में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं। क्या क्या होते हैं हम बाद में जानेंगे। एक बार आपने 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर लिया तो क्या आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जब आपने ऑलरेडी पीएनएल में सारा खर्चा डाल लिया है तो उसको आप एसेट के ब्लॉक में ऐड करके उस पर डेप्रिसिएशन लेना, वो तो डबल डबल डिडक्शन हो जाएगी कि जब खर्चा करा तब भी ले लिया और अब हर साल भी थोड़ा थोड़ा ले रहे हो। दैट इज़ नॉट अलाउड माई फ्रेंड्स, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। इसके अलावा सेक्शन 10AA में एक डिडक्शन मिलती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ये एग्जेम्पशन के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और जो लोग स्पेसिफाइड बिजनेस फॉलो कर रहे हैं वो सेक्शन 10AA की डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, यानी कि 2 सेक्शन में सेम चीज़ की डिडक्शन नहीं ले सकते। और ये तो कॉमन लॉजिक भी है, अगर आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि आप एक चीज़ का, एक खर्चे का जो है 2 जगह पर डेबिट नहीं कर सकते। ये तो कॉमन सेंस है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड।
ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ है, assessee is carrying on a specified business and this business is not set up by splitting up or reconstruction of any existing business। आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था और आपने सोचा कि अगर मेरा ये जो बिजनेस है जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, अगर मैं इसके कुछ एसेट्स ट्रांसफ़र करके एक नया बिजनेस खड़ा कर दूं और उसे मैं स्पेसिफाइड बिजनेस बोल दूं, तो फिर मैं जो है सारा का सारा खर्चा अपना पीएनएल में डेबिट कर सकता हूं और लॉस बुक करके जब जब प्रॉफिट आएगा उसे एडजस्ट कर सकता हूं। जब सारा लॉस एडजस्ट हो जाएगा फिर मैं उस पर टैक्स देना शुरू करूंगा। तो आप भी चालाक हैं, गवर्नमेंट भी चालाक है, और उन्होंने कहा नहीं सर, आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़ मरोड़ के नया बिजनेस या नया स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको नया बिजनेस ही सेटअप करना पड़ेगा, पुराने एसेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ यूज प्लांट एंड मशीनरी। हालांकि आप 20% तक जो है पुराना प्लांट यूज़ कर सकते हैं तो भी उसको हम नया ही मानेंगे। यानी एक लिमिट दे दी है कि जनरली आपको पुराना प्लांट यूज़ नहीं करना है, नया प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा करना है और नया बिजनेस सेटअप करना है। पर अगर उसमें 20% तक का पुराना प्लांट भी यूज़ करा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन आ गया? हेलो। हेलो, अब ये योगेश शर्मा बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। सर क्लास लेना था आपके फोन का। लेना है तो वेबसाइट से लीजिए, अभी मैं क्लास में हूँ। ओके ओके सर। 20% तक पुराना यूज़ करने का अलाउ कर दिया गया है, तो ये आपको थोड़ी सी राहत दी गई है। साथ में इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर बोली है जो जानकर आपको बुरा भी लगेगा, पर उसका लॉजिक मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ये कहते हैं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के बाहर यूज़ हुआ है ना, तो उसे हम नया प्लांट एंड मशीनरी ही मानेंगे। यदि वो इंडिया में कभी यूज़ हुआ नहीं और आपने उसको बाहर से इंपोर्ट करा है और बाहर शायद पहले यूज़ हो गया होगा, तो उसे भी नया प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट करेंगे, प्रोवाइडेड उस पर पहले कभी डेप्रिसिएशन इंडिया में ना लिया हो। बाहर लिया उसका हमें क्या, इंडिया में नहीं लिया हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया गया है कि बाहर के प्लांट एंड मशीनरी को आप इंडिया में लाते हैं तो उसको नया माना गया है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों जो इंडिया में आने के लिए 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए जो बाहर की टेक्नोलॉजी है जो बाहर की कंट्री में यूज़ भी हो गया है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, और उस मशीनरी को अगर आप इंडिया में लाते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। अब क्योंकि आप अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अपने पीएनएल में ले रहे हैं सेक्शन 35 AD में, तो आप सेक्शन 80C से 80U में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 80C से 80U में डिडक्शन नहीं ले सकते, जो कि डिडक्शन का चैप्टर है। एक चीज़ आपने एक बार कहीं डेबिट कर ली, डिडक्शन ले लिया, बेनिफिट ले लिया, उसका दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस है पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मुझसे बार बार मत पूछिएगा सर कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अरे कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के कुछ लॉजिक्स हैं जिस पर अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से इनकम टैक्स को सीख जाएंगे और फाइनल में भी आपको फ़ायदा होगा। अगर बिजनेस है फर्टिलाइजर्स का, उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ कर दी गई है। अगर प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल करा है, भले आप उसको यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए, पूरी तरह से या पूरी तरह से यूज़ ना भी करें, पार्शली यूज़ करें। क्यों किया गया है? प्रमोट करने के लिए करा गया है। फर्टिलाइज़र का मतलब जब आप क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वहाँ पर जो है आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि आपकी सॉइल अच्छी हो जाए, आपकी खाद अच्छी बने और उसमें जो है अच्छा उत्पादन हो। उस फर्टिलाइज़र के लिए जो है, उस फर्टिलाइज़र बिजनेस के लिए है, आप जो भी प्लांट मशीनरी लेंगे उसे आप फुल फ्लैश फर्टिलाइज़र बिजनेस में यूज़ करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिर भी उसे जो है पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें ज़रा कुछ और भी समझा दीजिए। हाँ जी सर समझाएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा सा करते हैं, आपको जगाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में जो है आप लोग सोने लगते हैं। आखिरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्टिलाइज़र बिजनेस के अलावा एक और ट्विस्ट है, बिजनेस ऑफ लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन डालना वाला बिजनेस भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। हालांकि उसमें कंडीशन है कि अगर आप उसकी डिडक्शन लेना चाहते हैं तो कुछ फुलफिल करनी पड़ेगी। आप नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन डाल सकते हैं, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है आप पाइपलाइन के साथ जो है स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाएंगे, ताकि जब कैरी हो तो वहाँ पर अगर स्टोर करना पड़ जाए आपको कुछ भी, तो वो भी आप कर सकें। अब इसकी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, अगर आप नेचुरल गैस की सप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 1/3 हिस्सा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 1/4 हिस्सा, जो भी टोटल कैपेसिटी का है उसे आप कॉमन कैरियर बेसिस के लिए यूज़ करने देंगे। इसका मतलब क्या है?
कॉमन का मतलब सभी और लोगों को यूज़ करने देंगे। यार मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। एक कंट्री से दूसरी कंट्री का कुछ कनेक्शन डाल रहे हो तो गवर्नमेंट भी चाहेगी ना कि अगर उन्हें भी यूज़ करना है या किसी और को भी यूज़ करना है तो गवर्नमेंट को यूज़ करने के लिए वो दिया जाए, राइट। तो इसीलिए जो है कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आप ये वाला स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा आपको कॉमन कैरियर बेसिस पर भी देना होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से 2 बिजनेस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला बिजनेस है फर्टिलाइजर का और दूसरा बिजनेस है लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 फर्टिलाइजर वाला और ये लास्ट वाला। एंड स्लरी पाइपलाइन फॉर सप्लाई ऑफ आयरन ओर, ये भी पाइपलाइन का बिजनेस है आयरन ओर को सप्लाई करने के लिए। इसे भी स्पेसिफाइड बिजनेस बोला गया है, पर यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई गई है कि आपको कॉमन करियर बेसिस पर इतना देना ही होगा। अगला स्पेसिफाइड बिजनेस आपके सामने आ रहा है सेटिंग एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल, डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो आप जब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप करते हैं, यानी कि चीज़ों को ठंडी जगह पर स्टोर करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट प्रोडक्ट हो गए और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, इनके लिए कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ की कमी है हमारे देश में और इसीलिए यहाँ प्रमोट करने के लिए बोला गया है कि ये भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड शुगर प्रोड्यूस, मतलब शुगर। तो इनके लिए भी अगर आप सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है स्पेसिफाइड बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स तो सबको पता ही है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बने और कम से कम जो बन रहे हैं वो 100 बेड के बने, मिनिमम। ज़्यादा लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप होटल्स खोलें ताकि टूरिज्म हमारा बूस्ट हो, पर कम से कम 2 स्टार या उससे ज़्यादा का रेटेड जो है होटल खोलें, उससे कम का ना खोलें। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये वाली अगर आप बिजनेसेस करते हैं, तो ये सभी जो है आपके स्पेसिफाइड बिजनेस माने जाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें और भी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बी कीपिंग अगर है या प्रोडक्शन ऑफ हनी है या बी वैक्स है, बी से वैक्स बनता है, बी कीपिंग है, हनी की प्रोडक्शन कर रहे हो, मधुमक्खियों को रख रहे हो या बी वैक्स बना रहे हो, ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन अप्रूव्ड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। व्हाट इज दिस माय फ्रेंड्स? दोस्तों ये जो है आप ये कस्टम एक्ट में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इनकम टैक्स और जीएसटी में इसका ज़्यादा वर्णन नहीं किया हुआ है। कस्टम एक्ट में जो है बहुत सारे कस्टम पोर्ट होते हैं इंडिया के, जहाँ से सामान इंडिया के बाहर जाता है। तो ये नहीं है कि आप समुद्र में किसी भी रास्ते से बाहर भेज सकते हैं, आपको कस्टम पोर्ट के थ्रू ही अपना सामान बाहर भेजना होता है। उसके लिए जो है सारे पोर्ट जो है कोने कोने में सिचुएटेड हैं, इसलिए कुछ कुछ यहाँ पर जो है कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी बनाए जाते हैं, जो कि दिल्ली में, दिल्ली के पास या कहीं और भी हो सकते हैं। वहाँ पर सप्लाई कर दिया और वहाँ से फिर कस्टम पोर्ट में जाता है सामान, रोज से बाहर जाता है। तो अगर आप कुछ और सेटअप करना चाहते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो कस्टम एक्ट में अप्रूव्ड है, तो वो भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। अगला पॉइंट है आपका डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी ने बोला है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करते हैं, अफोर्डेबल हाउसेज बनाते हैं या स्लम की रीडेवलपमेंट करते हैं, जो पुराने आपके झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको आप दोबारा से ठीक करने का साहस रखना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं उसको ठीक, रिनोवेट, उनको रीइनोवेट करना चाहते हैं, तो भैया आइए और करिए। और लास्ट है सेटिंग एंड ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत कम होती है और उसको प्रोडक्शन करने के लिए वेफर फैब्रिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो वो यूनिट को सेटअप करना भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। यानी कि जो टोटल 8 बिजनेसेस हैं ये स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं और इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया होगा कि स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं है, और अगर बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, सेक्शन 35 का रेफरेंस होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या डेबिट कर सकते हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो हमें पता है, आगे बताइए। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 का एक और आ रहा है, डेवलप करना, कॉमा डालने के बाद लिखा है मेंटेन एंड ऑपरेट करना। ये डेवलपमेंट, मेंटेन एंड ऑपरेट करना कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन जगहों पर, जो कि रोड की हो सकती है, टोल रोड होती है जहाँ टोल टैक्स कटता है, ब्रिज हो सकती है, रेलवे हो सकती है, हाईवे हो सकते हैं जिसमें हाईवे के साथ घर बन रहे हैं, उसे भी इंक्लूड कर लिया गया है क्योंकि वो प्रोजेक्ट का पार्ट है कि जैसे जैसे रोड डलेगी कुछ कुछ जगह पर हम कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे ताकि हमारे लोग वहाँ पर रह सके, तो वो भी जो है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम,
ये आपको पता होगा, वाटर सप्लाई, आपका पानी आता है घर में तो कहीं ना कहीं पे तो प्लांट लगा होगा जहाँ से पानी आ रहा है, और जो पानी जा रहा है गटर में वो कहीं ना कहीं पे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होंगे, वो भी हैं, तो उनको आप सेटअप करिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं पानी को बचाने के लिए, सीवरेज सिस्टम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो है बहुत बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में ज़रूरत है। मोदी जी ने इतने सारे टॉयलेट्स बना दिए हैं, अब उसका प्रोसेसिंग भी तो करना है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर सिस्टम बनाने पड़ेंगे। जो पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, इनलैंड पोर्ट हैं, नेविगेशनल चैनल्स हैं इन द सी, ये सभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्लासीफाई करे गए हैं और आपके स्पेसिफाइड बिजनेस माने जाते हैं। पोर्ट का मतलब वही जो आपका कस्टम पोर्ट होता है एक तरह से। एयरपोर्ट आपको पता है हवाई जहाज वाला। इनलैंड वाटरवेज होते हैं कि केरला से चेन्नई जाना है या फिर मुंबई से केरला जाना है पानी के रास्ते में, उसे इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। इनसाइड द इंडिया, अगर इंडिया के अंदर से जाना है तो उसे इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। इनलैंड पोर्ट भी जो है कंट्री के अंदर होते हैं सिचुएटेड, और नेविगेशनल चैनल्स होते हैं वो ऐसे से बने होते हैं। ये समुद्र है पूरा, ये चैनल्स बने हुए हैं ऐसे। एक शिप आ रही है, वो यहाँ पर जाना है तो उसको ऐसे करके जाएगी, तो ये नेविगेशनल चैनल्स बने हुए हैं यहाँ पर। कुछ इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी हुई है पानी के अंदर कि एक शिप को इस रास्ते पे जाना है, उस रास्ते पे जाना है, तो वो बीच में नेविगेशनल चैनल्स बनाने का काम भी जो है वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होता है। ये जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं इसमें कंडीशन है दोस्तों, और कंडीशन क्या है वो मेरे साथ ज़रा देखिएगा। ये बिजनेसेस जो हैं इंडियन कंपनियां तो ओन करे या फिर ऐसी बॉडी ओन करे जो कि सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में बनी है, और इनका एक एग्रीमेंट भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ, यानी कि गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में ही ये सारी चीज़ें करी जानी चाहिए, तब आपको जो है उसे स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये आपके सारे के सारे स्पेसिफाइड बिजनेस डिस्कस हो गए हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट है आपका सेक्शन 35AD सब सेक्शन 6। यहाँ पर एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप 2 स्टार होटल या उससे ऊपर का होटल बनाते हैं और उसके ऑपरेशन को किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब भी हम इसे मानेंगे कि जैसे कि आप बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक्ट में लिखा है बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, कि बिल्ड भी करना है, ऑपरेट भी करना है। पर यदि आप ऑपरेशन किसी और को देते हैं तो भी हम यही मानेंगे कि आपने बिल्डिंग को ऑपरेट कर रहे हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD ले सकते हैं। अगला सेक्शन है 35AD का 7A, सब सेक्शन 7A, और ये कहता है कि अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं किसी भी एसेट पर तो कम से कम उसे 8 साल या उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं उस केस में जो डेप्रिसिएशन के हिसाब से खर्चा डेबिट होना चाहिए था, आपने 100% कर दिया ना सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, 100% डेबिट करा, 8 साल यूज़ करना है, और नहीं करा तो माना जाएगा जब खरीदा और जब बेच रहे हैं उसका जितना भी आप डेप्रिसिएशन ले लेते तो जो वैल्यू आती वही आपकी रियल वैल्यू है, उससे ज़्यादा का जो डेबिट करा है उसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। P&L में डेबिट तो सब कुछ कर लिया, पर यदि नहीं डेबिट करते और डेप्रिसिएशन लेते रहते तो आज ये वैल्यू होती है ना। अगर मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए है आपने डेबिट कर लिए, 5 साल के बाद बेच रहे हैं तो 5 साल में आपका डेप्रिसिएशन बनता लेट्स से करीब करीब 7 करोड़। तो जो 7 करोड़ रुपीज़ हैं वहाँ तक तो ठीक है, बाकी के 3 करोड़ आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर लिए, उसे P&L में रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। हालांकि अगर कंपनी सिक हो गई है, जिसे हम सिक यूनिट बोलते हैं, सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसके पास तो पैसा ही नहीं है यार कुछ करने का, उसके पास तो पैसा ही नहीं है अपना बिजनेस चलाने का, उसको बेचने के लिए अलाउ कर दिया, उस पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उस बेचारे के पास तो पैसा ही नहीं है। इसी के साथ आपका सेक्शन 35AD कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इसको पूरा रिवाइज कर नेक्स्ट क्लास में आइएगा। हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिव वे में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे और आपका पूरा इनकम टैक्स कवर करा देंगे। बाकी आपकी मेहनत है कि आप उसको सेल्फ स्टडी से कितना करते हैं, स्टडी मटेरियल कितना रीड करते हैं और अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, वो आपका काम है। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। जिनके पास टाइम कम है वो ई बुक को रेफर कर सकते हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा पेजेस इंसर्ट करने चाहिए जिसमें आप कुछ अपने नोट्स लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने स्टडी मटेरियल में पढ़ी तो लिखेंगे या क्वेश्चन में समझी तो लिखेंगे, वो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। नहीं कर रहे तो ये आपका ब्लंडर है, मेरा नहीं। मैं आपको आगाह करते रहूँगा और जो रियली अपनी स्टडीज़ के लिए सीरियस हैं डेफिनेटली वो जो हैं इस पेपर में सक्सेस पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।